अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आपको पता है जैसे कि सुबह सुबह नाश्ते के बाद घर के काम हम करते हैं, तो घर के काम सिर्फ मैं करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे घर में बाकी कोई भी घर के काम नहीं करता। तो यहाँ पर मेरा जो स्टार्ट है वो बेड से होता है। बेड मुझे बहुत प्यारा है क्योंकि इसके ऊपर मैं सोती हूँ और सबसे पहले मैंने बेड के ऊपर से चीज़ें हटानी होती हैं। ये आप देख सकते हैं मेरा चार्जर भी बेड के ऊपर पड़ा हुआ था और यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुई कि मैंने सिरहाने के ऊपर पाँव रखा। अगर अम्मी देख लेती तो एक दो डांट पड़ जानी थी। खैर बेड मेरा साफ़ सुथरा ही होता है। मैं बैठने से पहले भी झाड़ लेती हूँ, उठने के बाद भी झाड़ लेती हूँ। वैसे तो साफ़ था लेकिन थोड़ी सिलवटें वगैरह थी तो मैंने कहा इसको ठीक कर लेते हैं। तो बेड ठीक करने के बाद यहाँ पे मैं बेड ठीक कर रही थी। नीचे रेक्सियन है और बहुत मुश्किल से बेड तो मैंने ठीक कर लिया। तो यहाँ पर मैं बेड ठीक कर रही थी। तो बेड ठीक करते करते अम्मी जो हैं वो मुझे कह रही थी कि जल्दी जल्दी आज घर के काम करो, आज हमने ज़्यादा सारा खाना बनाना है। तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि ज़्यादा सारा खाना हमने क्यों बनाना है। फिर मैंने सिरहाने उठाए और सिरहाने जो हैं वो मैंने झाड़ के वो मैंने ऊपर दे मारे। कारपेट भी हमारा साफ़ ही होता है, इतना गंदा नहीं होता, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे मैंने टेबल उठा के साइड पे कि किसी को लग ना जाए। तो यहाँ पर मैं जो है एक कपड़ा जो है इसको मैं सर्फ से धो के वो मैं लेके आई डस्टिंग के लिए। तो बेड जो है वो हमारा साफ ऊपर जो है ना वो गीले कपड़े से इसको साफ़ करती हूँ। ये डस्टिंग कर करके इसका ये हाल हो गया है, लेकिन वैसे जो है ये कपड़ा जो है वो साफ़ ही होता है। मैं सर्फ से धो के फिर मैं इसके साथ डस्टिंग करती हूँ और एक साथ में सूखा कपड़ा भी रखती हूँ ताकि डस्टिंग करते हुए वो दोबारा जो है वो बाद में सूखे कपड़े से भी साफ़ किया जाए। तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी टेबल पे। तो ये हमारी साइड टेबल है, इसके ऊपर काफ़ी मिट्टी आ जाती है क्योंकि हमारा घर ओपन है ना, तो इस वजह से काफ़ी डस्ट होती है। अगर रोज़ाना साफ़ ना करो तो फिर बहुत ज़्यादा धूल इकट्ठी हो जाती है और वो अच्छी भी नहीं लगती। घर साफ़ सुथरा हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर साइड टेबल मैंने कर ली थी और अब मैं कंप्यूटर साफ़ कर रही थी। डस्टिंग अच्छे तरीके से मैं करती हूँ ताकि जो है ना बार बार मिट्टी नज़र ना आए। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये मिट्टी आती कहाँ से है। इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है, इतनी ज़्यादा। ओपन घर जो है ना वो सच में बार बार सफाई करते रहो फिर भी इतना गंदा हो जाता है। तो बंद घर मुझे तो अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं डस्टिंग करती हूँ और कुछ एक दिन भी नहीं होता और इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है, ऐसे लगता है जैसे घर साफ़ ही नहीं किया हुआ। खैर फिर भी साफ़ चीज़ तो साफ़ लगती है कि हमने की है। तो यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर तक इतनी मिट्टी चली जाती है। यहाँ पे मैं कीबोर्ड के बटन से हैं वो अच्छे तरीके से साफ़ कर रही थी। वैसे आपको देख के लग रहा होगा कि ये कंप्यूटर कितना ज़्यादा साफ़ है, लेकिन फिर भी मुझे आपको इतना फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन मिट्टी काफ़ी होती है। तो मैं अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ ताकि जो है ना पता चले कि वाकई कोई चीज़ साफ़ हुई है। तो जी यहाँ पे मैंने कंप्यूटर टेबल साफ़ कर ली थी। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से मैंने ये कंप्यूटर टेबल साफ़ कर ली है। बेड के सिरहाने वाली साइड और साइड टेबल करने के बाद मैं आ चुकी थी वॉशिंग साफ़ करने। तो वॉशिंग ये मैं साफ़ कर रही थी। इसके ऊपर जो चूना गिरा हुआ है वो मुझे देखकर याद आ जाता है कि जो चूना लगाया था हमें मालिक मकान ने कुछ साल पहले। तो खैर ये मैंने साफ़ कर लिया। आप देखिएगा कि हर बार यहाँ पे चूना होगा। उसके बाद मैं आ चुकी थी यहाँ पे पाँव वाली साइड। तो ये बहुत ही गंदी होती है, पता नहीं कहाँ से मिट्टी आती है। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि इतनी सफाई करके इतनी डस्टिंग करके भी इतने मिट्टी कहाँ से आ जाती है। खैर ये भी मैं साफ़ कर रही थी तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी ये साफ़ करके फिर झाड़ू वगैरह लगाएं फिर कुछ करें। तो ये भी मैं अच्छे तरीके से जो है वो डस्टिंग कर लूँ। उसके बाद डस्टिंग वाला काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं बाहर जाऊँगी और बाहर से सफाई वगैरह करूँगी। कुछ मैं हूँ भी बहुत वहम से करती डस्टिंग। तो अम्मी मुझे कहती हैं कि तुम सबसे अच्छी डस्टिंग करती हो, तुम्हारी डस्टिंग बहुत अच्छी है। ये काफ़ी पुराना बेड है, ये तकरीबन 30 साल पुराना बेड है, इस वजह से इसमें मिट्टी वगैरह काफ़ी फंस चुकी है। तो जी आज हम बना रहे थे
ज़्यादा सारी माश की दाल। तो यहाँ पर अम्मी ने पूरी बाल्टी जो है वो पतीले में उंडेल दी ज़्यादा सारी, और अब इसको अम्मी ने गरम किया। जब घी गरम हो गया तो अम्मी ने, हमारी तरफ ना खड़ा मसाला नहीं खाते, इसलिए अम्मी हमेशा चॉपर में ग्राइंड करके और फिर डालती हैं। हमें इस तरह पसंद है। वैसे तो मुझे मैं तो दोनों खा लेती हूँ, मतलब खड़ा भी मसाला मुझे अच्छा लगता है और इस तरह भी। मैं नखरेली नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर अम्मी ने प्याज डाले और ये अम्मी कर रही थी ब्राउन, और इसके बाद ये हो रहे थे अच्छे तरीके से ब्राउन। फिर अम्मी चमचा हिला रही थी कि कहीं ज़्यादा ये अच्छे तरीके से हल हो जाएं। उसके बाद अम्मी ने चमचा निकाल लिया था, फिर डाल दिया, और ये ब्राउन होते तक जो है ना वो इसको पकाते रहना है अच्छे तरीके से। फिर अम्मी ने चॉप्ड किए हुए जो थे टमाटर जो थे वो डाल दिए ज़्यादा सारे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अम्मी जो हैं वो बिल्कुल चॉप्ड किया हुआ मसाला डालती हैं, क्योंकि हमारी तरह खड़ा मसाला कोई भी नहीं खाता। मैं तो दोनों खा लेती हूँ, मैं नखरा नहीं दिखाती, लेकिन बाकी जो हैं उनकी अब बस आदत बन चुकी है कि इस तरह खाने की। तो हमारी तरह सारे इस तरह ही खाते हैं कि टमाटर भी नज़र ना आए, प्याज भी नज़र ना आए। तो मैं तो उनको कहती हूँ हाँ ठीक है, इस तरह तो फिर सालन भी नज़र ना आए, तुम लोगों को इस तरह ही खाया करो। तो फिर अम्मी ने इसके अंदर डाला नमक, फिर लाल मिर्च, उसके बाद सूखा धनिया, फिर हल्दी, और फिर अम्मी हिला रही थी चमचा। ये पता नहीं किसका चमचा है, ये मुझे नहीं पता। और खैर अम्मी बना रही थी सालन, तो ये अम्मी अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी, क्योंकि कहीं पे जो है वो मसाला और रह ना जाए। उसके बाद ये अम्मी ने डाला अचार मसाला, क्योंकि हम बना रहे हैं अचारी माश दाल। तो यहाँ पर अम्मी ने 2 पैकेट जो हैं वो अंदर डाल दिए, और अब अम्मी हिला रही हैं इसको। ये माशाल्लाह इतनी अच्छी दाल बनी थी ना, आप अगर घर पर इसको ट्राई करेंगे ना तो वाकई आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अम्मी ने माशाल्लाह बनाई भी ज़्यादा और बनाई भी बहुत अच्छी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे आपके घर वाले अगर आप एक दफ़ा इसको ट्राई कर लेंगे। तो ये अब मिक्स हो रही थी, मतलब मिक्स हो रहा था मसाला। अब इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। और साथ साथ हिलाते भी जाएंगे, ताकि इसके अंदर जो है वो कहीं से जल ना जाए सालन, या फिर जो है ना सही तरीके से पके। साथ साथ आपको पता है खाना बनाते हुए साथ साथ चमचा हिलाते रहना चाहिए, ताकि नीचे लग ना जाए। चलें जी, इसको ढक दिया 5-10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे तरीके से मसाला गल जाए। यहाँ पर मसाला अम्मी ने ढक्कन उठाया और देखने के लिए कि मसाला अच्छे तरीके से गल गया, तो अभी भी नहीं गला था। तो फिर अम्मी ने थोड़ी आंच आहिस्ता करके इसको रख दिया। उसके बाद अम्मी ने ढक्कन हटाया, तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो है वो मसाला वो गल चुका है। पानी भी तकरीबन इसमें से काफ़ी कम हो चुका है। तो यहाँ पर अम्मी अच्छे तरीके से इस मसाले को पका रही थी।
चमचा आपने हिलाते रहना है ताकि जो है ना वो कहीं से सालन जो है वो ख़राब ना हो या सड़ ना जाए। उसके बाद अम्मी ने डाल दी माश की दाल, क्योंकि अम्मी ने दाल धोई हुई थी और भिगो के रखी हुई थी, तो ये अम्मी ने बीच में डाल दी। ये तकरीबन 5 किलो माश की दाल अम्मी ने बनाई है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी थी। और ये अम्मी ने जो बीच में पानी था, क्योंकि पानी बीच में डालना ही होता है, तो जो बीच में दाल का पानी था वो भी अम्मी ने साथ में डाल दिया। अब अम्मी चमचा हिलाएंगी। यकीन माने बहुत मुश्किल होता है खाना पकाना, एक तो खाना पकाना और फिर इतना ज़्यादा खाना पकाना। तो आपके घर में जो भी खाना बनाता है आप उसकी कदर किया करें। खाना बहुत मुश्किल से बनता है, बेशक आपको अच्छा ना भी लगे फिर भी आप तारीफ़ कर दिया करें। यहाँ पे अम्मी को लगा शायद थोड़ा पानी कम था तो अम्मी ने और डाल दिया। और ये अब अम्मी चमचा हिला रही थी। अब अच्छे तरीके से अम्मी ने किया मिक्स। इतनी ज़्यादा दाल देख के मेरे खुद मुँह में पानी आ गया। मुझे याद आ गया कि अम्मी ने कितनी अच्छी ये दाल बनाई थी और सारों ने तारीफ़ की थी, बहुत अच्छी ये दाल बनी थी। थोड़ा सा और अम्मी ने पानी डाल दिया। आप देख लीजिएगा ना जितना आपको ठीक लगे, ताकि जिस पानी में अच्छे तरीके से दाल गल जाए। फिर इसको गलाने के लिए 5-10 मिनट आपने दम पे रखना है। फिर अम्मी ने ढक्कन हटाया और ये माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो दाल जो है वो उबाल पे आ चुकी थी। तो अम्मी ने ढक्कन हटा के इसको चमचा हिलाना स्टार्ट किया। फिर अम्मी ने इसको 5-10 मिनट के लिए और रख दिया ताकि अच्छे तरीके से गल जाए, क्योंकि इसमें से पूरा पानी जो है वो सोख होना चाहिए, तो फिर अच्छी दाल बनती है। अभी आप देख सकते हैं ना काफ़ी हद तक जो है वो पानी नज़र ही नहीं आ रहा, सिर्फ दाल है। अब ये अम्मी चमचा हिला रही थी। मैं तो अम्मी को कह रही थी, अम्मी आपकी हिम्मत है कि आपने इतना ज़्यादा खाना बनाया है। इतने ज़्यादा खाने में से सिर्फ चमचा हिलाना ही बहुत बड़ी बात है। मेरी तो बाजू में दर्द शुरू हो जाती है। उसके बाद ये सब्ज़ मिर्चें थी वो अम्मी ने ऊपर डाल दी। और उसके बाद अम्मी ने दे दिया ढक्कन। और ये आप देखें ये प्लेट में थी। मैंने कहा ये मैं अपनी व्यूअर्स को दिखाऊंगी कि ये मैंने कितनी अच्छी दाल बनाई थी। अब यहाँ पे दाल तो बन चुकी थी, तो दाल के किसके साथ खानी थी? रोटी के साथ ही खानी थी ना। तो अम्मी यहाँ पे बना रही थी रोटियाँ, और मेरी अम्मी की ज़रा रोटियाँ देखें कितनी बड़ी बड़ी हैं और कितनी गोल गोल। इतनी बड़ी बड़ी रोटी बना देती हैं और फिर कहती हैं तुम लोग पूरी नहीं खाते। चलें जी, आप देखें कि कितनी प्यारी रोटी अम्मी ने बनाई है। ये तो तवे वाली तो ज़्यादा नक्शा ही बन गया। खैर वैसे अम्मी की गोल होती है। अब यहाँ पे अम्मी बेलन से जो है ना वो रोटी को पका रही थी, बना रही थी। अभी पकाएंगी। ये ज़्यादा सारी अम्मी रोटियां बना रही थी। अभी देखिएगा, ये मेरे ख्याल के मुताबिक ये बिल्कुल गोल होगी रोटी। ये बहुत अच्छी बनेगी रोटी, देखिएगा। मैं
मैं भी वेट कर रही हूँ, आप भी वेट करें। तो ये डाल दी अम्मी ने तवे पे रोटी, देखें कितनी प्यारी बनाई है। वो बाय मिस्टेक इस तरह हो गई है रोटी, वैसे तो अम्मी की गोल रोटी अब भी है। अम्मी माशाल्लाह बहुत अच्छी रोटी बनाती हैं। हालांकि किसी से अम्मी ने कुकिंग सीखी भी नहीं है, मज़े की बात, अम्मी को खुद ही बनाना आता है सब कुछ। ये नहीं कि नानों ने सिखाया हो या फिर वैसे। तो अम्मी छोटी उम्र में अम्मी की शादी हो गई, तो फिर अम्मी ने खुद ही सारा कुछ खाना बनाना खुद ही सीखा। बनाते 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 एक्सपर्ट हो गई हैं। तो ये एक साइड जो है वो थोड़ी बहुत पक चुकी थी, तो अम्मी ने साइड चेंज की रोटी की। उसके बाद अच्छे तरीके से रोटी को पका के फिर इसकी साइड चेंज करेंगी। ये साइड चेंज हो गई। अभी आप देखिएगा कि कितनी अच्छी गोल रोटी बनी है। मैंने बस आपको ये दिखाना है कि ये रोटी कितनी अच्छी अम्मी ने बनाई है। वो तो बाय मिस्टेक बनी थी। अम्मी की सारी रोटियां जो है ना वो तकरीबन गोल गोल होती हैं, प्रॉपर। कभी कभी इंसान है नहीं भी सही काम होता, लेकिन हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी गोल रोटी बनी है। उसके बाद चलें जी, रोटियां भी बन चुकी थी और दाल भी। तो जी ये खाना था मज़दूरों के लिए। ये खाना इतना ज़्यादा अम्मी ने बनाया है। जो मज़दूर सारा दिन काम करते हैं या फिर जिनको काम मिलता ही नहीं है, वो भूखे वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं कि हमें कोई काम मिल जाए और हम दो पैसे कमा के अपना भी पेट भर सकें और अपने घर वालों का भी। तो ये अम्मी ने ज़्यादा सारी दाल और रोटियां बनाई थी ताकि उन गरीबों में तकसीम हो सके, अपने मज़दूर भाइयों को भी दे सकें और गरीबों को भी दे सके। तो ये अम्मी ने डिस्पोजेबल जो हैं वो बर्तन लेकर रखे हुए थे। तो अम्मी ने ये दाल जो है वो साथ साथ डब्बी में डाली जा रही थी। फिर अम्मी ने मुझे भी बुलाया। अम्मी कहती कि मैं दाल जो है ना वो डब्बियों में डाल रही हूँ, ऊपर से ढक्कन तुम बंद करो ताकि मेरी हेल्प आकर करवाओ और जल्दी काम हो जाए ताकि। तो मैं आई अम्मी की हेल्प करवाने और ढक्कन जो है वो मैं साथ साथ दे रही थी। तो हम मिलजुल कर काम कर रहे थे ताकि ज़रा जल्दी हो जाए। कि जब अगर उन्होंने खाना खा लिया तो फिर खाना देने का फ़ायदा नहीं है। खैर अम्मी को ये होता है कि अगर खाना बनाया तो टाइम से हम चाहें। यहाँ पे अम्मी को लगा शायद इधर मैंने कम डाल दी दाल, तो फिर अम्मी ने थोड़ी और डाल दी, क्योंकि अम्मी ने ये देखना था ना कि दो रोटियों के साथ अच्छे तरीके से दाल पूरी हो जाए। तो जी यहाँ पर मैं डब्बियाँ कर रही थी पैक और साथ में मैं ऊपर ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी और एक डब्बी के ऊपर दूसरी डब्बी, दूसरी के ऊपर तीसरी डब्बी। तो वैसे मुझे डर भी आ रहा था कि ये ना हो कहीं सारी डब्बियाँ जो हैं वो गिर जाएं। तो खैर जगह थोड़ी कम थी तो मैंने कहा चलो खैर इस तरह ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल की दो बिल्डिंग्स खड़ी कर ली थी, तो फिर मुझे हुआ ये ना हो कि सारी दालें गिर जाएं। तो
फिर मैंने इनको नीचे उतारा। अब ये दालें वगैरह ये पैक हो चुकी थी और यहाँ पे अम्मी ने ज़्यादा सारी रोटियाँ बना ली थी, तो ये हम दाल के ऊपर रोटियाँ रख के और शॉपर में पैक करने लगे थे ताकि जो है वो हर किसी को प्रॉपर एक शॉपर हम दे सकें। ये पहले दाल रखी और फिर उसके ऊपर रोटियाँ, ये दाल के ऊपर रोटियाँ रख कर फोल्ड करके तो फिर उसके ऊपर गिरा लगा दी। तो यहाँ पर ये अम्मी दाल के ऊपर रोटियां रख रही थी और शॉपर को अच्छे तरीके से बंद कर रही थी। और यहाँ पर खाना हो चुका था पैक, तो अब बारी थी कि हम मज़दूरों तक उनका खाना पहुँचा कर आएँ। तो यहाँ पर सारे शॉपर तो हमने कर लिए थे पैक, लेकिन इसको सारे को एक शॉपर में डाल के तो ये अम्मी और मैं मिलकर मज़दूरों को खाना दे आए। फिर खाना देकर आए तो फिर मैंने अंदर से तो सफाई कर ली थी, लेकिन अब बाहर से डस्टिंग वगैरह और सफाई वगैरह वो रहती थी, तो वो मैंने स्टार्ट की। पहले मैंने ओवन साफ़ किया। तो जी ओवन साफ़ करने के बाद फिर बारी थी कूलर साफ़ करने की। तो कूलर के ऊपर से भी सारी और मैंने डस्टिंग की ताकि कोई मिट्टी वगैरह इसके ऊपर ना रह जाए। वैसे देखने में तो हर चीज़ हमारी इतनी साफ़ लगती है, लेकिन इतनी मिट्टी होती है ना कि जब साफ़ करती हूँ तब पता चलता है कि वाकई मिट्टी है। ओपन घर का यही है कि अभी मैं सफाई करके हटा ना, थोड़ी देर बाद मैंने देखना है फिर मिट्टी, पता नहीं कहाँ से आती है ये मिट्टी। उसके बाद अब ये मैंने साफ़ कपड़े से भी साफ़ कर लिया। तो हर चीज़ की डस्टिंग करने के बाद बारी थी फ्रिज की। तो आपको पता है कि फ्रिज जो है वो हमारी बहुत पुरानी है, 10-15 साल पुरानी है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे अभी लेकर आए हैं। तो अब इसको मैं साफ़ कर रही थी। अम्मी की बहुत लाडली फ्रिज है, अम्मी इसके पास से भी हमें नहीं गुजरने देती। और खैर इसको मैं साफ़ कर रही थी। इसके फ्रंट पे जो है वो शीशा लगा हुआ है, तो इसको साफ़ जो है वो जैसे ही मैं करती हूँ फिर ऐसे लगता है जैसे फिर गंदी हो गई है। तो शीशे पे बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है वो कैच होती है, आपको पता ही है। फ्रिज यहाँ पर हो चुकी थी साफ़। तो उसके बाद बारी थी यहाँ पर 2 सीटर की। तो ये 2 सीटर के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है। ओपन घर की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डस्टिंग करनी पड़ती है। तो ये मैं इसको भी साफ़ कर रही थी ताकि अच्छे तरीके से इसके ऊपर से भी मिट्टी जो है वो हट जाए। तो अब बारी थी चारपाई की। तो ये दुपट्टा वगैरह और सिरहाना वगैरह वो मैंने हटाया और इसको उठा के मैंने साइड पे किया। तो अब मैंने ये चादर ठीक करनी थी। तो यहाँ पर मैं चादर बड़ी मुश्किल से ठीक कर रही थी। एक तो ये दीवार के साथ चारपाई लगी हुई है और दूसरा जो है इसके साइड पे जो है वो फर्नीचर वगैरह और 2 सीटर पड़े हुए हैं। लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से जो है वो इसको मैंने फैलाया और इसको मैं अब ठीक कर रही थी। और खैर हर चीज़ जो है वो ठीक तरीके से सेट करके उसके बाद सफाई बंदा करे तो घर जो है वो साफ़ सुथरा हो जाता है और सुकून भी आता है। अब मैंने चारपाई को साथ लगाया। एक साइड से ठीक करने के बाद अब मैं दूसरी साइड से जो है वो चादर को ठीक कर रही थी। उसके बाद ये सिरहाना मैंने ये गुस्से में फेंक दिया ये भी ठीक हो गई चारपाई। चलें अब डस्टिंग तो हर जगह से जो है वो साफ़ सफाई हो चुकी थी। तो अब बारी थी झाड़ू की। तो आपको हमेशा ऐसे लगता होगा हमारा कारपेट साफ़ है। हाँ जी, हमारा कारपेट साफ़ ही होता है, इसके ऊपर हम जूते वगैरह नहीं लेकर आते। कुछ लोग जूतों के साथ ऊपर चढ़ जाते हैं कारपेट पे, तो खैर हम साइड पे रखते हैं जूते, इसके ऊपर नहीं लेकर आते।
तो अब ये साफ झाड़ू हमने रखी हुई है कारपेट के लिए। तो ये स्पेशल जो है वो एक अलग झाड़ू बनाई हुई है ताकि कारपेट के ऊपर से सफाई की जा सके। टेबल मैंने साइड पे की और यहाँ से मैं सफाई कर रही थी। कचरा वगैरह तो नहीं निकला अभी तक, हाँ ये निकल आया। तो खैर ये झाड़ू लगाई मैंने यहाँ से, पहले कारपेट से मैं साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद दूसरे हिस्से से। लो जी, आज कचरा निकल आया है। हालांकि हमारा कारपेट साफ़ होता है। ये बिस्किट वगैरह खा के बेड के नीचे जो है वो कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर में जो है ना वो रैपर्स फेंक देते हैं। छोटे बहन भाइयों का यही हाल है। मैं सफाइयाँ करती हूँ और ये सारा गंद मचाते हैं। तो यहाँ पर कारपेट हो चुका था साफ़ और ये कुछ धागे वगैरह होते हैं तो वो मैं हाथ से उठा लेती हूँ। तो कारपेट साफ़ करने के बाद अब बारी थी ज़मीन की। तो ये ज़मीन जो है वो मैं साफ़ कर रही थी क्योंकि यहाँ से मैंने अच्छे तरीके से जूते वगैरह जो है हटा कर कल ही सफाई की थी, तो इसीलिए आज साफ़ ही था फर्श। तो बस मैंने ऊपर से झाड़ू लगा के और कमरा साफ़ कर लिया था। बस ये कुछ जो है वो जूते वगैरह जो यहाँ पे थे वो मैंने उठा के उनकी जगह पर रखे। ये झाड़ के सारी जूते जो थे और मैं उधर रखती जा रही थी और कचरा जो है वो अब बाहर की तरफ आ रहा था। इधर से मैंने सफाई कर ली। कमरा जो है क्योंकि डस्टिंग हुई थी तो बस झाड़ू ही लगाना होता है और छोटा सा कमरा है तो जल्दी सफाई हो जाती है कमरे की। तो अब मैं आ चुकी थी बाहर और अब बारी थी बाहर से झाड़ू लगाने की, क्योंकि आपको पता है बाहर से मैंने चारपाई वगैरह भी ठीक कर ली थी और डस्टिंग वगैरह भी कर ली थी। तो अब बस झाड़ू लगाने वाली रह गई थी। ये आपको फर्नीचर नज़र आ रहा है, तो ये मैं आपको बाद में बताऊँगी कि ये फर्नीचर हमारी तरफ इतना ज़्यादा क्यों पड़ा हुआ है। हालांकि ये तो तैयार भी नहीं है। तो खैर यहाँ से मैं झाड़ू लगा रही थी। ये लगाने के बाद जो है वो मुझे कोई सुख का सांस आएगा। बस ये है कि इंसान घर के काम करता रहता है तो उससे सेहत भी है और घर साफ़ हो तो अच्छा भी बहुत लगता है। पुरसुकून जो है वो महसूस होता है इंसान और ऐसे सुकून मिल रहा होता है कि हमारा घर साफ़ है। तो अब झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी। तो अब सिर्फ बर्तन रहते थे धोने वाले और खाना वगैरह भी बना लिया था और खा भी लिया था। तो अब काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिरी बात है जब इतना ज़्यादा खाना बनाना है तो बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो वो सफाई वगैरह और डस्टिंग वगैरह करने के बाद आखिरी काम यही होता है कि दोपहर के साथ ही ना फिर बर्तन भी धो लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैं बर्तन धो रही थी। बर्तन जो हैं वो माशाल्लाह हमारी फैमिली भी ज़्यादा है और फिर जब गरीबों के लिए हम खाना वगैरह बनाएं तो और भी ज़्यादा जो है वो बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। और बर्तन खाना वगैरह ना भी बनाएं फिर भी इतने ज़्यादा बर्तन होते हैं। मुझे पता है कि जो भी फीमेल्स वगैरह या लड़कियां वगैरह जो घर के काम करती हैं वो अगर मेरा ये चैनल देख रही हैं या ये वीडियो देख रही हैं तो वो इस बात को एग्री करेंगी कि बर्तन जितने भी धो लो फिर उतने इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस इसका यही काम है कि धोते रहो धोते रहो धोते रहो और ऐसे धोकर हटते हैं तो फिर उतने ही बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। समझ नहीं आती कि बंदा क्या करे। मैं तो अम्मी को कहती हूँ कम से कम बर्तन होने चाहिए ताकि जितने हो साथ साथ धुल जाए, लेकिन सारी बात है ज़रूरत की चीज़ है तो ज़्यादा ही हो तो ठीक है ये। तो यहाँ पर बर्तन तो धुल चुके थे तो अब मैंने उनको उठा के अंदर किचन में जोड़ दिए। तो इतना बड़ा ये अब देगचा था क्योंकि अम्मी ने दाल बनाई थी तो इसको धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है मेरे लिए जब कभी कोई बड़ा बर्तन आ जाए। मुझे ये होता है कि साफ़ धुल जाए बर्तन। पहले मैंने ढक्कन उठाया और ढक्कन का मैंने साबुन वगैरह लगाया
और साबुन वगैरह लगा के पहले मैंने ढक्कन धो के साइड पे रख दिया, फिर मैंने पतीले को खींचा और अब मैं इसको धो रही थी। इसको अच्छी तरह साबुन लगाने के बाद, अच्छा कुछ लोग होते हैं जो बाहर से धोते ही नहीं हैं बर्तन, मतलब वो ये समझते हैं कि अंदर वाला हिस्सा हमारा है और बाहर वाला किसी और का है। मैंने काफ़ी लोगों को ये देखा है कि वो बाहर से बर्तन धोते ही नहीं हैं, जो ख़ास तौर पे जो बड़े पतीले और इस तरह के होते हैं ना, वो बाहर से धोते ही नहीं हैं। तो खैर मेरी अम्मी तो बहुत वहमी है, उनका तो ये होता है कि अंदर से भी साफ़ हो बर्तन और बाहर से भी साफ़ हो। खाना, किचन और चूल्हा, बर्तन और किचन, ये तीनों चीज़ें अम्मी कहती हैं कि ये साफ़ होने चाहिए, तब खाना बनाने का मज़ा आता है और सफाई भी रहनी चाहिए। तो बर्तन वगैरह भी धो लिए थे मैंने, तो मैंने कहा कि अब ये जो बर्तन धोने वाला बॉक्स है इसको भी मैं धो लूँ, क्योंकि इसमें साबुन इकट्ठा हो जाता है, तो ये भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद बर्तन भी धो लिए, यहाँ से सफाई वगैरह भी कर ली मैंने। तो अब मैंने ये सोचा कि ये साबुनदानी है, इसको मैं धो लूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि ये भी उसके साथ ही पड़ी होती है साबुनदानी। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से ब्रश से रगड़ा और इसको मैंने साफ़ किया। जो चीज़ साफ़ होती है ना, वो दूर से देखते ही पता चल जाता है कि ये सफाई हुई है, ये हमने अच्छे तरीके से सफाई कर ली है। और घर इतना अच्छा लगता है ना, इतना पुरसुकून, नींद इतनी अच्छी आती है और देख के भी इतना अच्छा लग रहा होता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ऐसे घर में गंद मचाए होते हैं, उनको कोई मसला ही नहीं होता, कि बस उनको ये होता है कि खाओ पियो और ऐश करो। लेकिन ये काफ़ी टाइम से ना मेरी आंखों से ओझल थी साबुनदानी। ऊपर से मैं कर लेती थी, नीचे से मैंने कभी देखा ही नहीं था। आज मैंने इसको देखा तो नीचे से काफ़ी ज़्यादा गंदी थी और मैं तो देख के होश उड़ के मैंने कहा इतनी गंदी हुई पड़ी। तो बस ये साबुनदानी मेरी आखिरी टास्क था। तो आज मैंने घर जो है वो चकाचक साफ़ कर दिया था। तो यही था मेरा ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।